7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज है भारत की आत्मा। नीरज अत्री, एस्टर धनराज, डेविड फ्रॉले, CK राजू, मीनाक्षी जैन और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ गए हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट जी और विजय सरदाना जी, अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। और हम आज डिस्कस करेंगे साहब कि ये जो बिहार का चुनाव है, क्या ये लालू जी के साथ जो कुछ भी हो रहा है दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में, उससे कोई अंतर पड़ेगा क्या? क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि इनके राउज एवेन्यू कोर्ट में जो कुछ भी आज हुआ, ये हम पूछेंगे वीएन भट्ट जी से क्या क्या हुआ। तो उसके चक्कर में महागठबंधन की सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है और नोटिफिकेशन हो गया, सेकंड फेज का भी नोटिफिकेशन शायद आज हो गया। तो अब ऐसे जी, हो गया। में हो गया जी। 10 तारीख को फर्स्ट फेज का नोटिफिकेशन हो गया था, सेकंड फेज का नोटिफिकेशन आज हो गया। तो महागठबंधन का अभी तक कोई बंटवारा नहीं हो पाया और मुझे पता चला है कि राहुल गांधी बहुत प्रसन्न है कि साहब लालू जी जो हैं और उनका पूरा परिवार वो फंसा हुआ है। 2 बड़े-बड़े केस हैं। 2 क्या मतलब इनको 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक IRCTC का केस है और दूसरा दीगर ममालिक का केस है। तो अब पहले तो ये बताएँ साहब कि ये लालू यादव जो फँस रहे हैं जिस मामले में, ये केस है क्या? भट्ट साहब। सर, ये तो सब बातें विस्तार से आ चुकी हैं और ये मामला जो है चारा घोटाले की तुलना में बहुत ज़्यादा गंभीर मामला है, क्योंकि ये मामला लालू के रेलवे मिनिस्टर रहते हुए किया गया था, जो रांची और एक बॉम्बे का जो होटल था, उसको लीज़ पे देने की बात थी और लीज़ पे देने के बदले जिस कंपनी को दिया गया, उसका प्लॉट था पटना में और उस पटना में वो प्लॉट जो और उसकी जमीन जो उस समय करीब जो बेली रोड पे है और जिसकी वैल्यूएशन उस समय 93-94 करोड़ थी, तो उसके वो जमीन ले ली गई और उसके बदले में उनको होटल दे दिया गया ऑन लीज फॉर मैनेजमेंट। और आपको याद होगा कि जब 2015 में जब नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बने थे आरजेडी के समर्थन से, तो पटना में एक शॉपिंग मॉल बन रहा था। उस समय उसकी लागत 2016 में लगभग 700 करोड़ रुपए थी और वो लालू यादव परिवार का था। और जैसे ही सरकार जो आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन टूटा और ये सरकार से बाहर गए, तो उस मॉल का कंस्ट्रक्शन रुक गया। तो ये वो जमीन भी इसी से जुड़ी हुई है और वो जमीन जो है जिस कंपनी को होटल दिए गए थे, वो उसकी जमीन थी। पहले वो प्रेमचंद गुप्ता जो आरजेडी के राज्यसभा मेंबर थे, उनके नाम गई और उसके बाद से फिर वो जमीन जो है लालू यादव के परिवार के नाम आ गई। और जब लालू यादव के परिवार के नाम उसकी रजिस्ट्री हुई, तब जो है बिहार में तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और उसकी स्टैंप ड्यूटी वगैरह सब बहुत घटा दी गई थी। तो ये बहुत ही ओपन एंड शट केस है और ये चारा घोटाले से कहीं ज्यादा गंभीर मामला है। और इसमें जो चार्जेस जिस तरीके से फ्रेम हुए हैं, उससे साफ लग रहा है 420 और अन्य धाराओं में मामले हुए हैं। पूरा परिवार इसमें फंसेगा। लालू यादव फंसेंगे, लालू यादव की पत्नी का भी नाम है, तेजस्वी यादव का भी नाम है। तेजस्वी का जन्म 1990 का है और वो 2007 में जो है जो कई सौ करोड़ की संपत्ति के स्वामी हो गए थे और उनके नाम पे संपत्तियों का आना 93 में शुरू हो गया था, जब वो केवल 3 साल के थे। तो ये मामला बहुत गंभीर है। इसमें केवल लालू का ही मामला नहीं है। इस मामले में तेजस्वी यादव भी गंभीर आरोपों के घेरे में है। उनकी मां भी आरोपों के घेरे में है। लालू यादव का तो पॉलिटिकल इनिंग्स आर ओवर नाउ। व्हाट ही हैड टू गेट, ही हैज गॉट दैट।
बट तेजस्वी इज टू यंग, हार्डली 30 years। तो तेजस्वी के लिए ये मामला बहुत गंभीर है। और आज ही बिहार के चुनाव की सेकेंड फेज की अधिसूचना जारी हुई है और आज ही ये हो गया। और ये तो कहा ही जा रहा है कि बिहार के चुनाव में, हालांकि विद्वानों की, दानिशवरों की राय इसमें अलग अलग हो सकती है, भूतो न भविष्यतो वाला चुनाव ये होने जा रहा है। जैसा भी आपने कहा, अभी उनका तो जो है महागठबंधन, हम मीडिया में कहा जा रहा है, लेकिन इंडिया अलायंस इसको महागठबंधन नहीं कह रहा है। ये तो मीडिया की अपनी जो अपनी स्मृतियां पुरानी हैं, जो चली आ रही हैं, इसलिए उसको एमजीबी महागठबंधन कह रहे हैं। लेकिन ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस या आरजेडी के लोग उसको महागठबंधन नहीं कह रहे हैं। तो इनमें सीट शेयरिंग फंसी हुई है। और सीट शेयरिंग का मामला इसलिए भी फंसा हुआ है कि दोनों को जरूरत है। अगर आरजेडी में अगर सीट शेयरिंग नहीं करती है तो मुस्लिम वोट के बंटवारे का खतरा है। और यही चीज आएगी यूपी में। समाजवादी पार्टी को भी सीट शेयरिंग करनी पड़ेगी कांग्रेस से। और दूसरी बात, जो कांग्रेस ने जो मिशीवियस एक्ट है कांग्रेस का, जो वो यूपी में कर चुकी है 2017 में और 2024 के लोकसभा चुनाव में, वही वो बिहार में कर रही है। वो पर्टिकुलर सीटें मांग रहे हैं जहां पे मुस्लिम वोट के निर्णायक स्थिति में है, 30% है या इससे ज्यादा है। तो बिहार में तो आरजेडी के लिए कांग्रेस से आपको मनवाना, हो सकता है कि 2020 के चुनाव में कांग्रेस को बिहार में 70 सीटें मिली थी। इस बार सीटें कुछ कम हो सकती हैं, लेकिन कांग्रेस अपनी मुस्लिम सीटों पर दावेदारी नहीं छोड़ने वाली है। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से अभी तक डेडलॉक बना हुआ है। तो आज जो घटना हुई है, जो रॉस एवेन्यू कोर्ट में जो चार्जेस फ्रेम हो गए हैं, और चार्जेस फ्रेम होने का मतलब है, आप तो खुद जो है लॉ के व्यक्ति हैं, चार्जेस फ्रेम हो जाने का मतलब ये है कि अब मामला काफी अगली स्टेज पे आ गया है। और ट्रायल उसके बाद तेज चलता है चार्जेस फ्रेम होने के बाद। तो तो ये भी संभव है कि अगले लोकसभा चुनाव के पहले, काफी पहले कन्विक्शन भी हो जाए। तो आज जो घटनाक्रम हुआ है, उससे आरजेडी की जो अपनी बार्गेनिंग पावर कांग्रेस के साथ है, निश्चित तौर पर उसके ऊपर इसका असर पड़ेगा। और कांग्रेस इज ओल्ड गेम इन दिस। वो तो जो है पंचमकारों में आपने कांग्रेस का नाम नहीं रखा है, लेकिन पंचमकारों के सारे गुण हैं उनमें। पंचमकारों के सारे गुण हैं उनमें। और जो लोहिया कहते थे ना कि कांग्रेस अंग्रेजों की मानस पुत्र है, तो वो लोहिया ने भी एक तरीके से माना, इनको पंच मकारों की श्रेणी में ही रखा हुआ है। और कोई अंतर नहीं है। और ये और तेजस्वी इज टू यंग। जो कांग्रेस की जो मैकियावेलियन जो उसके संस्कार कांग्रेस के हैं, वो उसमें ऐसा थोड़ी कि वो अपने वो संस्कार भूल गई है या उसके अनुसार वो कार्य नहीं करेगी। तो लालू यादव में ये मैच्योरिटी है, या मुलायम सिंह यादव में थी। लेकिन अखिलेश यादव में और तेजस्वी यादव में तो बिल्कुल भी मैं नहीं मान सकता कि उनमें ये कैपेसिटी है कि वो कांग्रेस के इस दांव पेचों को समझने की स्थिति रखते हो, या उसको पॉलिटिकल लेवल पे उसको उसको कैसे मैनेज किया जाए। तेजस्वी में अभी अभी ये कैपेसिटी नहीं है। तो आज का जो घटनाक्रम है, इस सीटों के दांवपेच के बंटवारे को तेज करने के बजाय उसने और उलझा दिया है। कांग्रेस अब ज्यादा जो है आक्रामक होके बातचीत करेगी। बताइए, आरजेडी डोमिनेंट पार्टनर है, और सारी बातचीत जो है सीटों शेयरिंग की आज दिल्ली में हो रही है। सारी बैठकें दिल्ली में हो रही है। राहुल गांधी जो है पटना नहीं गए, मल्लिकार्जुन खड़गे पटना नहीं गए, केसी वेणुगोपाल पटना नहीं गए। पूरी कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है, दे आर स्टेइंग इन दिल्ली। और लालू आ चुके हैं, और तेजस्वी आ चुके हैं दिल्ली। और लालू तो खैर आज दिल्ली में है ही। हो सकता है वो भी आज जो है कोर्ट से अब तक फारिग हो गए होंगे, तो वो इस वार्ता में शामिल हो। देखिए क्या होता है। जी। अच्छा, ये केस भी जो है वो 2 हैं, 2 प्रकार के केस हैं। एक तो आईआरसीटीसी का केस है, वो जो सुजाता जी। होटल वाला है, और हाँ। उसकी जो है वो आप जिसका कह रहे हैं कि 2006 में जिसका वैल्यूएशन 92-93 करोड़ था, वो ज़मीन जी, वो जी। शायद कुछ लाख में ले ली गई थी। खासे जी, जी, 30 एक जी। लाख रुपए दे के, और उस जी, जी, ज़मीन को जी, ले लिया गया था, जैसा आपने कहा प्रेमचंद गुप्ता के नाम पहले लिया गया, और उसके बाद फिर जी। उसकी डायरेक्टरशिप हुई। इन्होंने बड़ा अच्छा खेल खेल रखा है। ये किसी की चूँकि कंपनी है ना, बस कंपनी के नाम ज़मीन है, तो उस कंपनी को ही हुँ। खरीद लेते हैं, कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं। हुँ।
हैं, और फिर हुँ। कंपनी के शेयर उसके बाद फिर उसकी डायरेक्टरशिप चेंज करा देते और उसके शेयर्स जो हैं हुँ, वो बदलवा देते हैं। और हुँ। ये काम इन्होंने और दूसरा भी किया, आज केवल आईआरसीटीसी वाले केस में हुआ है शायद जो चार्ज फ्रेम। जी, और जी, जी, अभी जो जी। दूसरे जो केसेस हैं, लैंड फॉर जिन्होंने जॉब बाकी है। लैंड फॉर जॉब जो है, उसमें हुँ, इन्होंने लोगों को नौकरियाँ दी और नौकरियों के एवज़ में उनकी ज़मीनें ले ली ज़मीन लिख हुए। और उनकी ज़मीनें भी जी। इसी तरह से ली गईं कि साहब जो है वो किसी हुँ, कंपनी के नाम से ले ली गई और उस कंपनी की डायरेक्टरशिप ट्रांसफ़र हो गई। कभी तेजस्वी यादव के नाम ट्रांसफ़र हो गई, तो कभी आपके वो कौन-सी यादव हैं, आपके लेडी उनकी बहन हुँ, हाँ। मीसा यादव हैं और एक वो मीसा भारती यादव यादव हैं। हैं, रोहिणी यादव हैं और हाँ, राजलक्ष्मी हाँ। यादव हैं और पता नहीं कौन-कौन। हुँ, तेज प्रताप के और नाम कोई एक ज़मीन नहीं है लेकिन शायद, उसमें एक डॉक्टर भी हैं उनकी बहनों में एक। है ना मीसा यादव? हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, मीसा यादव को तो जो बताते हैं घबरा के डॉक्टर बना दिया था उन्होंने, नहीं तो मीसा यादव के आतंक से बड़े परेशान थे मेडिकल कॉलेज वाले। उन्होंने कहा जी हुँ, एक ही तरीका है कि साहब इनसे छुट्टी पाने का, वो ये है कि साहब इनको आप हुँ। डॉक्टर की उपाधि दे दो तो बच जाएँगे, वरना तो बड़ा मुश्किल है। तो सर सबसे इसलिए फिर वो इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि जो प्रेमचंद गुप्ता जो हरियाणा के डेस्टिनेलिस्ट हैं, जो जो लालू यादव ने उनको राज्यसभा भेजा। आज लोग भूल गए हैं प्रेमचंद गुप्ता को रिटायर हुए अरसा हो गया। वो यूपीए सरकार में राज्य मंत्री भी रहे हैं। प्रेमचंद गुप्ता लालू यादव के अमर सिंह थे। जो अमर सिंह की भूमिका मुलायम सिंह यादव के राज में थी, बैकरूम बॉय एंड द फंड मैनेजर, वही भूमिका प्रेमचंद गुप्ता की भी थी। और यही वजह है कि जो लालू यादव का जो सोशल कोएलिशन है, भूरा बाल साफ करो, भूमिहार राजपूत ब्राह्मण लाला साफ करो, और वो केवल बैकवर्डों के नेता थे। तो उसमें ये प्रेमचंद गुप्ता कहाँ फिट होते हैं? ये मेरी अभी जिज्ञासा है कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इसमें प्रेमचंद गुप्ता का नाम कैसे जो है कहीं नहीं आया अभी तक? पूरे इन्वेस्टिगेशन में, कहीं इंटेरोगेशन में, कहीं रेड में, उनका नाम कहीं फिगर नहीं किया गया है। हैज़ ही टर्न्ड अप्रूवर अगेंस्ट लालू यादव? इट्स नॉट क्लियर। ये अभी सामने नहीं आया है। लेकिन प्रेमचंद गुप्ता बिल्कुल जो है निरपेक्ष कैसे बैठे हुए हैं, जबकि लालू यादव का लैंड फॉर जॉब और भी जो तमाम मामले हैं, उसमें प्रेमचंद गुप्ता की कंपनियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो वो कहीं क्यों नहीं आ रहे हैं? ये मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि इस मामले में क्या है। लेकिन अब ये तो तय है कि जो चारा घोटाला था, ये उससे कहीं गंभीर मामला है, और इसके लिए एविडेंस के लिए भी बहुत भटकना नहीं पड़ेगा सीबीआई को। और जिस तरीके से चार्जेस फ्रेम हुए हैं, उससे ये साफ है कि एविडेंस कलेक्शन का काम बहुत हद तक पूरा हो गया है। अब केवल ट्रायल चलना है। अब ये लालू यादव कैसे बचेंगे, और इसका बिहार की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा, ये तो आज ही से दिखना शुरू हो जाएगा। और बिहार में ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी ने जो अपने मैनिफेस्टो में जो घोषणा की है कि हर परिवार से एक को नौकरी देंगे, तो कहा जा रहा है कि क्या वो हर परिवार से पहले उसकी जमीन भी लिखवाएंगे तब नौकरी देंगे? हालांकि ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि आप हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दे दें। इतनी नौकरियां ही नहीं है। और अगर नौकरी आप दे भी दें, विदाउट एनी वैकेंसी, बिना बिना पोस्ट क्रिएट किए भी, तो भी स्टेट का फाइनेंस इसकी परमिशन नहीं देता। जो स्टेट का टोटल रेवेन्यू है, इंक्लूडिंग जो सेंट्रल टैक्सेस में स्टेट शेयर, वो उसका आपको कम से कम 15 गुना पैसा चाहिए होगा उतने लोगों को नौकरी देने के लिए। तो अब की बार इनके पास ना तो कोई एजेंडा है, ना तो कोई इनके पास एग्रेसिव पोस्चरिंग वाला कोई इश्यू है इनके पास। पिछले बार था, पिछले बार तेजस्वी यादव ने 2020 में 10 लाख नौकरियों का वादा किया था। 2 साल इन्होंने सरकार चलाई और उसके बाद वो भूल गए थे, कुछ नहीं हुआ। और अब की बार जो है ये ऐसा इन्होंने और आगे बढ़ के नारा जो है ये एक बाजार में फेंक दिया है मामला कि हर परिवार को नौकरी देंगे, और ये भी कहा है कि इसके लिए विधानसभा में हम कानून बनाएंगे। तो ये कौन सलाहकार है? इट इज वेरी इंट्रिगिंग फॉर मी। और आज का जो घटनाक्रम है, लालू यादव के लिए, आरजेडी के लिए, ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा बिहार के चुनाव में। और जिस तरीके से इन्होंने वोट चोरी को नारा का मुद्दा उछाला था राहुल गांधी ने, लेकिन आपको ध्यान होगा
कि उसके राहुल गांधी की सितंबर में यात्रा की समाप्ति के बाद तेजस्वी यादव ने भी यात्रा निकाली थी और कहीं उन्होंने वोट चोरी का नाम नहीं लिया था और इस डर से नहीं लिया था कि अगर वोट चोरी का नाम हम लेंगे तो फिर जो है चारा चोरी का मामला भी उछल जाएगा और अब चारा चोरी का मामला तो आप दबा ले गए। अब आज जो कोर्ट में हो गया है और अगर कोर्ट ने अगर चार्जेस फ्रेम हो गए हैं यानी चार्जशीट बन चुकी है, चार्जशीट का कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, उसके बाद ही तो चार्जेस फ्रेम होते हैं। तो अब हो सकता है कि दिवाली के बाद इसका ट्रायल भी शुरू हो जाए और लास्ट फेज ऑफ पोलिंग वहां 11 नवंबर को है और पहली फेज ऑफ पोलिंग शायद 6 नवंबर को है। तो 11 या नवंबर में एक आध जो है ये इसकी डेट पड़ सकती है। तो ये जो है चुनाव को लेकर के लालू यादव के लिए बहुत घातक होने वाला है। ये जो आज घटनाक्रम दिल्ली के कोर्ट में हुआ है। आपको क्या लग रहा है कि जो आपने काफ़ी जो है ये बिहार की मीमांसा की है, लगातार आपने इस पे कार्यक्रम किए हैं। तो अभी से ही जो है ये कहीं से भी एग्रेसिव दिखाई नहीं पड़ रहे हैं बिहार की राजनीति में और जितना एमिकेबली जो है एनडीए ने अपने यहाँ सीट शेयरिंग किया है और जिस तरीके से पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान उनको भी सीटें ज्यादा मिल गई हैं अपनी उम्मीद से और लगभग उनके सारे पार्टनर जो हैं चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो चाहे वो मांझी हो या जेडीयू हो हर तरफ जो है उनके किसी पार्टनर में कहीं कोई जो है बुनबुनाहट या कोई सुबुगाहट नहीं है और ऑलमोस्ट ऑल ऑल आर सब लोग सेटिस्फाइड हैं और ये भी है कि बीजेपी ने बड़ा दिल दिखाया है। तो ऐसी कोई चीज़ यहाँ दिख नहीं रही है। तो और कांग्रेस वाले या आरजेडी वाले ये बता भी नहीं रहे हैं कि मामला एग्ज़ैक्टली अटका कहाँ है। अखबारों में, मीडिया में तमाम तरह के जो है स्पेकुलेशंस अटकलबाजियाँ हो रही हैं, सीट को लेकर के और ये भी अटकलबाजी हो रही है कि साहब जो है तेजस्वी यादव ने भूमिहारों के मामले में एनडीए को मात दे दी है और उसने 4 या 8 भूमिहारों को टिकट दे दिया है, इससे एनडीए को नुकसान हो सकता है। और इस पूरे घटनाक्रम में जो हमारे जो बिहार के केजरीवाल जी हैं, पीके साहब, वो एकदम गायब हो गए हैं, उनकी कहीं चर्चा ही नहीं हो रही है। और जबकि उनको बताया जा रहा है कि साहब आपकी बार तो वो जो है ही विल मेक और मार द इलेक्शन और बीजेपी का नुकसान करेंगे, एनडीए का नुकसान करेंगे, अपर कास्ट का वोट काटेंगे। लेकिन अभी तक बिहार में खुल के बारे में उनके बारे में ये नहीं कहा जा रहा है कि ये एक वोट कटवा पार्टी है। अभी तक ये कहा नहीं गया है क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा अपने कार्यकर्ताओं जो उनके पेड कैडर है वो जो काम कर रहा है और जो उनकी मीडिया में मित्रता है, उसके चलते कोई नेगेटिव परसेप्शन वाली खबरें नहीं आ रही हैं मीडिया में पीको को लेकर के। अब देखिए आज क्या होता है, ये जो हुआ है और मेरा ख्याल है कि ये जो इसको लेकर के अभी तक तो मैंने कोई बयानबाजी किसी की सुनी नहीं है, कांग्रेस की ओर से। हाँ, बीजेपी की ओर से जवाब आया है शायद ये रवि के ये जो उनके पहले केंद्रीय मंत्री थे, पटना के एमपी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है आज, उन्होंने विस्तार से पूरा ब्यौरा दिया है कि ये क्या मामला था और क्या है। उसपे उन्होंने वो भी रखी है, किताब भी पेश की है, जो सुशील मोदी जो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे उसमें सारा जो है डिटेल दिया हुआ है कि कितनी प्रॉपर्टी है, किसके नाम है, लालू के नाम, लालू जी की पत्नी के नाम, लालू के बच्चों के नाम, बहुत लंबी फहरिस्त है। और मैं ये कहूंगा कि सामाजिक न्याय के नाम पे शुरू हुई जो राजनीति थी 1990 में, वो आज शरद यादव के शब्द मुझे याद आते हैं कि सामाजिक न्याय की राजनीति को यूपी और बिहार के 2 यादव परिवारों ने अपने परिवार के हित में बेच दिया। वो आज एकदम जो है खुल के सामने आ गया कि क्या हाल किया है। मुलायम सिंह यादव इस मामले में मैं कहूँगा होशियार थे, हर जगह दोस्ती बना के रखते थे। उन्होंने ये नौबत नहीं आने दी और लालू यादव को कुछ इतना ज़्यादा था अपनी ताकत का भरोसा कि उन्होंने कभी जो है मेल-मिलाप करके पॉलिटिक्स कभी की नहीं है, तो आज उसका परिणाम आज ये भुगत रहे हैं। यूपी के भी यादव की जो ताकत इनसे कम नहीं है, उनका जो है और आपको पता होगा कि मुलायम सिंह यादव जब 94 में यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, तो गोमती नगर लखनऊ में 178 एकड़ या 76 एकड़ लैंड सहारा फाइनेंस कंपनी को दी गई थी ऑन लीज। उसको अभी पिछले हफ्ते नगर निगम ने वापस ले लिया है, जहाँ सहारा शहर बना हुआ था।
तो वो भी हाँ, हाँ, एक हाँ, बहुत हाँ, हाँ। वो 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 अभी वो क्यों किया गया साहब? उन्होंने शायद नगर निगम जो वो लीज़-वीज़ की मन वो पैसा नहीं दिया उन्होंने। वो वो लीज़ कैंसिल डील कैंसिल हो गई। वो ज़मीन उनको दी गई थी इस शर्त पे कि वो यहाँ पे निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए मकान बनाएँगे और वहाँ पे सहारा शहर जो है वो एक शानदार जो उसको कहते हैं ना ऐशो-आराम का अड्डा बन गया वीवीआईपीज़ के लिए। 176 एकड़ लैंड इन ए पॉश गो एरिया लाइक गोमती नगर रन्स इंटू हंड्रेड्स ऑफ करोड़ और अब ये भी खबर चल रही है कि शायद जो उनकी अम्बी वैली प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र बॉम्बे के पास और जो सहारा शहर है, इट विल ऑल बी टेकन ओवर बाय द अडानी प्रॉपर्टीज़ और इसको बेच करके अच्छा अगर जो सहारा शहर है, इस पे सहारा को पैसा कोई मिलना नहीं है, क्योंकि वो तो लीज़ थी और वो लीज़ कैंसल हो गई और नगर निगम ने वापस ले ली। इट हैज़ गॉन बैक टू इट्स ओरिजिनल ओनर। तो अडानी आर टेकिंग सम ऑफ हिज प्रॉपर्टीज़। तो लालू का भी स्मारक वही है बिहार में जो उनका शॉपिंग मॉल जो बन रहा था 2016 में और वो सरकार गिरने के बाद पूरा नहीं हुआ, वो ऐसे ही अधूरा खड़ा हुआ है, एक अधूरा स्मारक है। तो और आज जो चार्जशीट फाइल हो गई है आई से ये इट्स द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द लालू राज इन बिहार और इससे इससे बहुत नुकसान उनको होने जा रहा है। इससे जो है इस समय जो इनकी जो अभी हमने शुरू में ही बात की थी कि साहब के महागठबंधन के बीच में जो फाइनल होना था वो भी समस्या में पड़ गया और वैसे तो लालू की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको तो कोई अंतर पड़ता नहीं है विशेष। उनका जो एमवाई ग्रुप है वो तो ये देखता नहीं कि उनका जो नेता है वो करप्ट है या वो ऑनेस्ट है। इन सब चीज़ों का उनका जो कोर वोट बैंक है उस पे तो कोई अंतर पड़ता नहीं। जैसे मुलायम के वोट बैंक पे इन सब चीज़ों का अंतर नहीं पड़ता था। अब ये ज़रूर देखिए है कि कुछ अब लोग जी, जो दूसरे जो वो लेने वाले थे अपने साथ में, वो संभवतः नहीं आएँगे। देखिए लालू यादव और मुलायम सिंह यादव अब यादवों के पाइट पाइपर ऑफ द हैमलिन नहीं रह गए हैं। वो युग बीत चुका है। 4 जिले यूपी में हैं, गाज़ीपुर, जौनपुर, आज़मगढ़ और इटावा, मैनपुरी। ये 5 जिलों के यादवों का मेजॉरिटी वोट समाजवादी पार्टी को मिलता है, हर जगह नहीं हुँ। मिलता है। और दूसरी बात जो जो पिछले 11 साल में बात हुई है, जो प्राइम मिनिस्टर ने बार-बार कहा है एस्पिरेशनल यूथ और जो कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो इन्होंने एक आसान तरीका बना रखा था वोटर को मोबिलाइज करने का अस्मिता की राजनीति का वो नारा भी अब यूपी बिहार में कमजोर हुआ है बिकॉज ऑफ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर पॉलिसीज और बिहार में मैंने जितने लोगों को देखा है जितने लोगों से बात की है जो मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे और जगहों पे ये जो पहली बार बिहार के लोगों में इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक सीधे पहुंच रहा है बिना पैसा दिए, बिना रिश्वत दिए। यूपी में भी इसका बहुत असर हुआ है और यूपी में इस कल्याणकारी योजनाओं ने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बुनियाद को ही हिला दिया है और यूपी में सबसे बड़ा इसका प्रमाण है कि बहुजन समाज पार्टी एक सीट पे सिमट गई है। और 2022 में जो समाजवादी पार्टी की सीटें 100 के ऊपर बढ़ी हैं या जो 2024 में समाजवादी पार्टी की सीटें जो 37 आई हैं, ये बीजेपी के अपने अंदरूनी झगड़े का परिणाम है। 2024 में क्या हुआ सबको पता है। जिस तरीके से जो है यहाँ एक भी कैंडिडेट नहीं बदला गया और जिस तरीके से ये माहौल बन गया था कि लोकसभा चुनाव के बाद योगी जी को हटा दिया जाएगा और किस तरीके से एक पर्टिकुलर वोट जो है बीजेपी से शिफ्ट हुआ और किस तरीके से आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। ये जो डीप स्टेट का टूल किट था ये काम कर गया। ये अब की बार तो काम करेगा नहीं। तो बिहार में मैं एक बड़ा वर्ग ये देख रहा हूँ जो कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के माया जाल के बाहर आ गया है। हाँ, मुसलमानों को हर हालत में बीजेपी को रोकना है। लेकिन यादवों में जो अब तक जो हमने पिछले 30 सालों में जो एक देखा है जुनून कि अपनी पार्टी के आदमी को ही वोट देना है, इस बार वो चेंज होगा। आरक्षण का लाभ जो मिला है बिहार के यादव युवा वर्ग को, वो पढ़ लिख करके अब जो है युवा हो गया है, 20 साल से 30 साल के बीच का हो गया है। अब वो अपने जो भी सरकारें वादा करती हैं, दावा करती हैं, उसका अपने स्तर पर वो विश्लेषण करने में सक्षम है, उसको मालूम है उसके उसके हित में क्या है। तो पोलराइज़ेशन बिहार में है, नो डाउट
लेकिन कास्ट सोल फैक्टर नहीं है बिहार की राजनीति में इस बार। सरकार की परफॉर्मेंस भी एक बड़ा फैक्टर है। और नीतीश कुमार साहब बताइए, लगातार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं और हर तरह के उनके बारे में कहा गया कि साहब वो इनकोहेरेंट हैं, अब वो समझते नहीं हैं, वो सुनते नहीं हैं और वो कब क्या कहाँ क्या बोल देते हैं और किसी को माला पहना देते हैं। एक चर्चा ये भी एक बार एक किस्सा ये भी हुआ था कि एक सलमा आगा या कोई थी फिल्म एक्टर उनसे मिलने आई थी, तो उसके उन्होंने पैर छू लिए थे। वो थी ना एक फ़िल्म आई थी कोई तलाक, वो दिल के अरमां आँसुओं में वो बह गए बहुत जिसमें गीत पुरानी वो था। है, वो जी। 1980-80 की मूवी है वो। जी, 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 जी। उसका एक बहुत मशहूर गीत था दिल के अरमां आँसुओं में बह गए। आँसुओं तो में ये बह सब गए। चीज़ें हैं नीतीश कुमार में, वो इनकोहेरेंट हैं। लेकिन अभी भी उनके पास जो परफ़ॉर्मेंस का रिकॉर्ड है और मैं तो बिहार के में आए हुए चेंज को सबसे बड़ा मानक ये मानता हूँ कि आज बिहार सरकार ये कहने की स्थिति में आ गई है कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे और ये 1 सितंबर से लागू हो गया है। और मैं तो पटना बहुत बार गया हूँ, मैंने वो वाला बिहार देखा है, जहाँ पटना और गया के अलावा कहीं बिजली आती ही नहीं थी। और वहाँ बाकायदा मैंने तो वो देखा वहाँ एक है जिसमें मैं ज पटना और गया में भी नहीं आती थी। जी, जी, हाँ। मैं 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 इलेक्शन ऑब्जर्वर था छपरा में, तो वहाँ पर जी। 18 घंटे जनरेटर चलता था। जी, 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 और जी। उस जनरेटर की आवाज़ और वो जो डीज़ल जलता था उसका जो वो धुआँ और उसके जो आती थी गंध और लेके जो है वो पूरा नरक बना रहता था। जबकि पूरा सर्किट हाउस जो था वो सिर्फ़ ऑब्ज़र्वर्स हुँ, के लिए आरक्षित कर दिया गया था। उसमें सामान्य जन का हुँ, आना-जाना बंद कर दिया गया था। बिल्कुल टिपिकल बिहार हुँ, फ्यूडल स्टाइल में। हुँ। वी वर नहीं द मैं ग्रेट फ्यूडल्स एट दैट टाइम। ग्रेटेस्ट फ्यूडल्स अब एक्चुअली। ग्रेट अब तो फ्यूडल्स तो कलेक्टर एसपी होते थे। अब अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब बिहार के हर जिला मुख्यालय पे कम से कम 20 घंटे बिजली आ रही है। थिंग्स हैव चेंज्ड इन बिहार। और बिहार सरकार इस स्थिति में आ गई है कि वो ये कह रही है कि हम 100 यूनिट बिजली देंगे फ्री। इसका मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ पावर है ना। और एक बात बिहार के बारे में चर्चा नहीं होती है। मैंने पावर बीट पे काम किया पिछले 35 सालों में। स्मार्ट मीटर लगाने के मामले में बिहार सरकार का रिकॉर्ड यूपी से बहुत बेहतर है। अच्छा, ओके, यूपी बहुत सरप्राइजिंग। बेहतर है, हाँ। ये बात बिहार के बारे में नहीं होती है। बिहार के लोगों ने शुरू में शिकायत की, साहब ये क्या तरीका, हम हमारा बिजली का बिल बढ़ गया। और वहाँ पे चोरी जो है यूपी में अभी भी जो है लाइन लॉसेस, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस एंड पावर थेफ्ट अभी भी बिहार से ज़्यादा यूपी में है। और गवर्नमेंट और पावर सेक्टर का एनालाइज़ करने का एक ही तरीका है, एसीएस माइनस एआरआर, एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई माइनस एवरेज रेवेन्यू रियलाइज्ड। यूपी में आज भी एसीएस माइनस एआरआर ₹1 के ऊपर है। बिहार में कुछ पैसे में है। ये बात बिहार की चर्चा नहीं करता है कोई। और पावर सप्लाई करना और रेवेन्यू वसूलना, बिजली चोरी रोकना, ये सबसे बड़ा मानक है गवर्नेंस की क्वालिटी को एनालाइज़ करने का। जैसे किसी भी गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसका नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना वसूला गया, ये बहुत बड़ा मानक है कि आपकी सरकार की परफॉर्मेंस और आपके एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी क्या है। यूपी में योगी जी के आने के बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है और नॉन टैक्स रेवेन्यू का सबसे बड़ा जो मद है, वो है माइनिंग। और सपा-बसपा की सरकार में माइनिंग में क्या हुआ था सब जानते हैं। तो ये सारे इंडिकेटर बिहार में बेहतर हुए हैं। और इसका फ़र्क जी। लोग महसूस करते हैं। ये ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा अखबारों में या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे, लेकिन लोगों के डेली जीवन पे इसका असर पड़ता है। जी। अच्छा, थोड़ा-सा ये भी देख लें कि अब ये तय हो गया कि साहब कि योगी जी की 20 रैलीज़ होगी बिहार में। तो योगी जी की 20 रैली से क्या अंतर पड़ने वाला है? तो योगी जी के से की रैली से सबसे बड़ा अंतर ये पड़ने वाला है कि जब हम यूपी में देखते हैं, तो तुरंत हम कहीं न कहीं योगी जी की परफ़ॉर्मेंस को देखते हुए कास्ट का एंगल ले आते हैं। योगी जी जब जब यूपी के बाहर जाते हैं, तो वो एक सनातन धर्म की, सनातन संस्कृति की, प्राचीन संस्कृति के पुनर्जागरण का वो प्रतीक हैं।
तो वहाँ कहीं भी कभी उनकी जाति की चर्चा नहीं होती। आप याद कीजिए, आज से 4 साल पहले या 3 साल पहले हैदराबाद नगर निगम के चुनाव हुए थे और वहाँ योगी जी गए थे, कैंपेन किया था और बीजेपी की सीटें लगभग 48 या 47 आई थी और बीजेपी इमर्ज एज ए वेरी बिग फोर्स और टीआरएस की पार्टी को हैदराबाद नगर निगम में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। तो योगी जी जो हैं एक हिंदू आइकॉनिक फिगर हैं और सबसे बड़ा फर्क ये है 90 के दशक में जिस तरीके से जो हिंदू आइकॉनिक फिगर उभरे थे, जैसे उमा भारती या अशोक सिंघल या साध्वी नितंबरा, इनके साथ में ये जुड़ा हुआ था कि ये रेबल राउज़र हैं। ये बहुत बड़े पोलराइजिंग इवेंट ये एजेंट हैं। योगी जी के बारे में ये बातें उनके ऊपर चस्पा करने का प्रयास किया जाता है कि वो रेबल राउज़र हैं। अब अगर योगी जी जाकर के अगर कैंपेन कर रहे हैं महाराष्ट्र में, गुजरात में, जम्मू में और असम में और हैदराबाद में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, तो वहाँ तो एमपी में और छत्तीसगढ़ में तो कोई जो है कम्युनल प्रॉब्लम है नहीं। कम्युनल फॉल्ट लाइन बिहार में है। और बिहार में मुहर्रम के महीने में दंगों का इतिहास है। बिहार में पिछले 5 सालों में, 7 सालों में हिंदुओं की तीर्थ यात्राओं जो शोभा यात्राओं में त्योहारों के समय जो यात्राएँ निकलती हैं, इवन जैनों की यात्राएँ जो निकलती हैं, उन पे ऑर्गेनाइज़ तरीके से जानबूझ करके हमले करने की घटनाएँ बढ़ी हैं। इस साल भी मुहर्रम में दरभंगा में एक यादव युवा की हत्या हुई है। तो योगी जी जो अब तक बोलते आए हैं अगस्त 2024 में बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ और जिस तरीके से योगी जी ने बांग्लादेश के हिंदुओं को मुद्दा बनाया और जिस तरीके से अकेले उन्होंने बँटोगे तो कटोगे का जो उन्होंने नारा दिया और फिर दिल्ली में उसको डाइल्यूट किया गया। एक है तो सेफ हैं का नारा हुआ था, सब दिल्ली से क्या दिया गया था? योगी जी के नारे के जवाब में दिल्ली में उसको डाइल्यूट किया गया था ना, एक है तो सेफ हैं। तो अब ये सारी बातें लोगों को याद है, ऐसा नहीं है। तो योगी जी का का जो लाइन और लेंथ है वो तय है और जो कुछ यूपी में 2025 में हुआ है संभल में और इंडो नेपाल बॉर्डर के जो जिले हैं बहराइच है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है और ये बलरामपुर है। जिस तरीके से अवैध मस्जिद हैं, मदरसे हैं और दरगाहें हैं, जो ज़मीन खाली कराई गई है और जो डेंटिंग पेंटिंग हुई है बरेली में अभी सितंबर के महीने में। ऐसा नहीं है कि लोग इसे भूल गए हैं। ये सारी जो कम्युनल फॉल्ट लाइन्स हैं, वो बिहार में भी काफ़ी मजबूत हैं, ऐसा नहीं है। आपके मुज़फ्फरनगर है और अब तो जमशेदपुर तो खैर झारखंड में चला गया। जमशेदपुर में तो आप याद करिए पिछले 50 साल के दंगों का इतिहास और फिर भागलपुर भी बिहार में ही तो है। जहाँ जो वहाँ हुआ था 1980 एंड में चुनचुन यादव, पुनपुन यादव, जिन्होंने मारा था जो सबसे आगे थे एंटी मुस्लिम वायलेंस में और उसमें एक आरजेडी का एमपी हो गया और एक उसमें कांग्रेस का एमपी हो गया। तो बिहार की जो एक्जिस्टिंग फॉल्ट लाइन है और जिस तरीके से बीजेपी के पिछले 11 साल के कार्यकाल में जिस तरीके से हिंदुत्व हालाँकि हिंदुत्व को अपोज़िशन का आरोप है कि ये बड़ा डिविसिव है। जबकि आपको दिल्ली में, लखनऊ में और भी जगह पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कहते हैं कि ये हिंदुत्व की राजनीति कभी डिविसिव हो ही नहीं सकती। ये इसने 11 साल में करके साबित करके दिखाया है। सारी वेलफेयर योजनाओं का लाभ सबको इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलिजन मिला है। देन हाउ कैन यू से कि ये पॉलिटिक्स डिविसिव है? ये तो इंक्लूसिव है। तो योगी जी का जाना बिहार में बहुत ज़बरदस्त है। वहाँ उनका नेता कह रहा था योगी जी की डिमांड नहीं, उनकी महा डिमांड है और उनका भगवा वस्त्रों में होना। एक लेखक है ना अमीश त्रिपाठी ने बहुत बढ़िया बात कही है, जब अयोध्या में जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था 5 अगस्त 2021 को शायद हुआ था, तो तब उसने कहा था कि दुनिया में अभी 2 पावर सेंटर हैं मज़हब के नाम पर, एक है वेटिकन और एक है मक्का, तीसरा अब आ गया है अयोध्या। तो योगी जी इस तीसरे सनातनी भगवा पावर सेंटर को अब रिप्रेज़ेंट करते हैं। एक बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील थे फ़ाली नारीमन, उन्होंने ये लिखा था 2017 में, क्या किया मोदी जी ने, एक मंदिर के पुजारी को मुख्यमंत्री बना दिया। ए टेंपल प्रीस्ट हैज़ बीन मेड चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। उन्होंने लिखा था अच्छा, अंग्रेजी अखबार उनका जो बेटा है फली नरीमन का, खैर फली रहमान तो अब रहे जी, नहीं।
उनका जो रही नहीं, बेटा हाँ। है रोहिंटन नरिमन, वो खुद एक हुँ। पारसी प्रीस्ट है और उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। बताइए, उस वो पर सर किसी ने कुछ क्रिप्टो नहीं किया। क्रिश्चियन है वो। वो क्रिप्टो क्रिश्चियन है। वो एंटी क्रिश्चियन नहीं हिंदू है, स्टेटमेंट पारसी है को वो तो नहीं, नहीं, पारसी है। लेकिन जो जो उसके ओरिएंटेशंस हैं, जो उसके स्टेटमेंट्स हैं, जो उसके ऑब्जर्वेशंस हैं और वो बिल्कुल वही हैं जो गवई साहब के रहे हैं या पारदीवाला के रहे हैं। उनके वो सनातन धर्म के बारे में टिप्पणी करने में ही इज़ वेरी लिबरल, वेरी सेक्युलर। तो ये सारी चीज़ें जो लोग जानते हैं, तो और उन सबको अगर कोई खुल के कोई कहने का साहस करता है, वो तो योगी आदित्यनाथ हैं। तो मेरा ख्याल है योगी आदित्यनाथ इज़ गोइंग टू मेक ए ह्यूज डिफरेंस इन बिहार पॉलिटिक्स। और हिंदुत्व की राजनीति का अल्टीमेट एम है कि जो कास्ट फॉल्ट लाइन्स जो अंग्रेज यहाँ बो गए थे, उनको खत्म करना है। और हिंदुत्व की राजनीति और सर एक समस्या ये है ना, इसके बारे में खाली आप ही ने बोला है। यहाँ लोगों ने धर्म, मज़हब और रिलिजन को एक ही बना दिया है। समस्या ये भी तो है। लोगों को समझाना कितना कठिन काम है कि भैया धर्म और रिलिजन अलग-अलग होते हैं। धर्म जो है ये मैन मेड नहीं है और मज़हब, रिलिजन तो मैन मेड है। मैंने एक मेरे देवबंद के मौलवी साहब मित्र हैं, उन्होंने उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या दोनों में क्या अंतर है? मैंने कहा धर्म जो है नंदन कानन वन है और जो मज़हब है वो शालीमार गार्डन है। तो बड़े प्रसन्न हो गए वो। अच्छा। मैंने कहा शालीमार गार्डन को मालियों की फ़ौज चाहिए होती है। नंदन कानन वन को मालियों की फ़ौज नहीं चाहिए। और अगर आपके शालीमार गार्डन में मौलवी नहीं अगर माली नहीं जाएँगे, तो वो भी वन हो जाएगा। इसीलिए आपने हज़ारों मदरसे खोल रखे हैं और वहाँ पे आप जो है ये इतने मौलवी आप वहाँ तैयार करते हैं। हमारे यहाँ कोई मौलवी तैयार करने की फैक्ट्री हमारे यहाँ कोई नहीं है। कि वहाँ पंडित पुरोहित पैदा हो रहे हों। तो वो बड़े खफ़ा हो गए। बोले हम जंगल हो जाएँगे। मैंने कहा आप भी सनातन हो जाएँगे भाई। अगर आप ये मौलवियों की फ़ौज जो आप लाखों पैदा करते हैं हर साल भारत में, वो इसीलिए करते हैं कि ताकि आपके शालीमार गार्डन की लॉन की गुड़ाई होती रहे और जो जो घास व मोथा आ जाता है उसको निकालते रहें। या जो होता है खरपतवार लॉन में आ जाती है, बाग में आ जाती है। लेकिन हमारा नंदन कानन वन हज़ारों साल से बिना किसी माली के चल रहा है। हमने हज़ारों साल क्रिश्चियनिटी, इस्लाम के वैंडलिज़्म को झेला बट वी रिमेन इंटैक्ट। लेकिन आपको इनकी ज़रूरत है, तो ये चीज़ चल रही है। तो योगी जी इन सारी बातों को बहुत स्पष्ट तरीके से खोल करके जनता के सामने पिछले 70 सालों में, 78 सालों में सेकुलरिज़्म के नाम पर जो इस देश में भ्रम भरा गया है, जो लोगों में शत्रुबोध की हत्या की गई है, तो योगी जी ने शत्रुबोध, इतिहास बोध, स्वयं बोध तीनों को जागृत किया है। इससे फ़र्क पड़ेगा बिहार के चुनाव में। और ये चीज़ें जी, ऐसी हैं एक एक जो और चीज़ इसी में ये आपकी तो जो चल रही जी। है, तो ये आप ये देखिए कि साहब योगी जी ने कहा बँटेंगे तो कटेंगे। उसको अ, डिफरेंट तरीके से मोदी जी ने ओन किया, कहा कि साहब कि एक हैं तो सेफ हैं। हाँ, लेकिन यही मैंने यहाँ कहा ये भी आपके यहाँ। मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने दूसरी मुहिम चला दी और आपने देखा कि ये जो ये आपके भीम आर्मी टाइप के लोग जो हैं, इनकी वजह जी, से जी, जी। विषाक्त इतना हो गया वातावरण मध्य प्रदेश में कि अल्टीमेटली उनको जो उन्होंने पी. विल्सन नाम के वकील को चुना था, हाँ, हाँ। उसको हाँ, हटाना डीएमके पड़ा। वाला। उसको हाँ। हटाना पड़ा। उसको हटा के फिर उनको जो है वो मेहता जी को लाना पड़ा और जो वो हियरिंग चल रही थी मध्य प्रदेश की, उसको इन्होंने बड़े तरीके से उसको आगे बढ़वाया, जिससे कि बिहार चुनाव के बीच में वो ना आए। हुँ। तो ये जो लोग हमारे जो कुछ मुख्यमंत्री जो है उनको लगता है ठीक से ट्रेन नहीं किया गया है कि ये जो एक है तो सेफ है, उसपे बीच में जो इस प्रकार के ये पूरी तरह से डिवाइसिव एजेंडास ले आते हैं, उससे असर पड़ता है, इन चुनावों पे भी असर पड़ता है। सर, अब मोहन यादव को क्यों दोष दें, जब जेएनयू में जाकर के टुकड़े-टुकड़े गैंग के बीच में, अर्बन नक्सल के बीच में दीपिका पादुकोणे खड़ी होती है और उसको आपने हुँ, मेंटल हेल्थ का एम्बेसडर बना दिया। क्या मोहन यादव ने बनाया बताइए। है उसको? किसने बनाया उसको? अब सलमान खान को भी बना दीजिए, शाहरुख खान को भी बना दीजिए। तो ये कम्युनिस्टों, ये संघ के लोगों की बहुत बड़ी समस्या ये है कि जो हुँ, इनसे आइडियोलॉजिकली हेट करते हैं, ये हुँ, हमेशा एंडोर्समेंट उन्हीं से सीक करते हैं। और संघ की एक बड़ी समस्या ये भी है
कि ये केवल कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के मामले में तो बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं। आर्थिक नीति में ये 100% का मार्क्सवादी हैं। ये मार्केट रिफॉर्म के बहुत विरोधी हैं। तो ये कल्चर, और जब कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में ये हालत हो रही है कि दीपिका पादुकोणे आ रही हैं और मोहन यादव ऐसे वकीलों को रख रहे हैं, और इंद्रेश कुमार भगवान राम को इमामे हिंद बता रहे हैं, तो अब किसको दोष देंगे आप बताइए? भगवान राम इमाम हैं? मतलब क्या उनको मालूम उनके है लिए तो इमाम क्या होता है? इमाम जो है वो बड़ी भारी शख्सियत होता है, जबकि इमाम का काम केवल वहां पर नमाज लीड करना होता है, इनको पता केवल ही नहीं है। केयर टेकर है मस्जिद का वो। क्या कहा है इनसे, इनसे क्या क्या कहा जाए क्या बताइए। मालूम है कि क्या क्या अर्थ होता है मर्यादा पुरुषोत्तम का? क्या उनको अर्थ पता है इसका? बताइए। तो सवाल ही नहीं पैदा ये होता। तो भाई कल्चरली, कल्चरली जो है वो आरएसएस कल्चरली भी आजकल आप देखें जो इन्होंने मार्क्सिस्ट ने जो इजाद किए हुए हैं कुछ कथानक जो गढ़े हुए हैं, जैसे नैरेटिव्स, यस। वो एट्रोसिटी वाला लिटरेचर जो बनाया हुआ है मार्क्सिस्ट का, वो तो उनकी या जो बुनियाद है मार्क्सवाद की। वही तो मतलब उसको तो उन्होंने ग्रहण कर लिया, हाँ, आरएसएस ने ग्रहण कर लिया उसको, बताइए। कि 2000 साल से सताए गए हैं, ये कहाँ से आया? ये तो मार्क्सिस्ट का गढ़ा हुआ है नहीं, ना। उनके संघ प्रमुख ने यहाँ तक कहा कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई है। हाँ बताइए। यहाँ तक कह दिया। यहाँ तक कहा कि इस्लाम के बगैर हिंदुत्व की कल्पना नहीं हो सकती। ये देखिए आप, तो ये ये बात तो आप जो कम्युनिस्टों ने कह कभी आज तक आपके नहीं उनको बोली। कल्चरल एरिया में कह रहे हैं ना कि साहब की वो कल्चर मैं तो कह रहा हूँ कल्चर में भी कल्चरल मार्क्सिज्म भी उन्होंने अपना लिया है, हाँ, नॉट ओनली इकोनॉमिक मार्क्सिज्म बट कल्चरल मार्क्सिज्म भी। लेकिन योगी जी के मन में इस तरह का कोई भ्रम कभी नहीं रहा है। और जो हम्म, और जितना पॉलिटिकली करेक्ट भाषा बोलने की रेड लाइन है, उसको जितना योगी जी ने हिट किया है, मैंने नहीं देखा पिछले 40 साल में कभी किसी बीजेपी संघ के नेता ने इतना इतना साहस दिखाया हो। क्योंकि योगी जी को इस बात का भ्रम का कोई भी उनके मन में ये नहीं कि मैं कल मुख्यमंत्री रहूंगा कि नहीं रहूंगा। ही इज बॉर्डर अबाउट दैट। तो और उन्होंने तो मैं एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट लगा मुझे योगी जी का, अभी जो लेटेस्ट आया जो देखा मैंने, वो कहा कि साहब कि मैंने जो है रवि किशन को कहा है कि जितना कर पाओ उतना ही कहो। हाँ, 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 वो ये वो अभी ये एक किसके लिए है संदेश? नहीं, अभी एक चीज और हुई है। जो हमारे जो मुख्यमंत्री के एडवाइजर हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम रिटायर्ड अवनीश अवस्थी, उन्होंने ट्वीट हम्म, में रवि किशन को रवि लिख दिया केवल, हम्म, एमपी को फर्स्ट नेम से। तो उसको लेके भी यहाँ पे थोड़ा सा कोहराम मचा हुआ है। योगी जी ने असेंबली के अंदर कहा, मैं हिंदू हूं, मैं ईद नहीं मनाता, कयामत हम्म, कभी नहीं आएगी। अतीक हम्म, अहमद को कहा कि हम जो है मट्टी में मिला देंगे। हम्म, ये असेंबली के फ्लोर पे कहा है, जो असेंबली के रिकॉर्ड में है। मैंने कोई नेता आज तक देश में नहीं देखा जो अपने एजेंडा और अपने लाइन ऑफ एक्शन के लिए इतना इतना कमिटेड हो, इतना फर्म कमिटमेंट हो। मैंने तो नहीं देखा पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर किसी को इतना फर्म बोलते हुए। जलेबी बनाने की अगर पॉलिटिक्स देखनी हो तो एनडी तिवारी को सुन लीजिए भाषण जो वो देते थे असेंबली के अंदर। और वो हम्म, एक बार जो है एक मीटिंग एडजस्ट कर रहे थे हल्द्वानी में, जुलाई 92 में, और तब यहाँ कल्याण सिंह मुखर्जी थे। तो वहां नारा लगा, नारायण तेरे चारों ओर लीसा लकड़ी बजरी चोर। वो जो है तुरंत सभा कैंसिल होगी अगले 10 सेकंड में, वहां से भाग गए वो। तो इस तरह का अटैक आप योगी जी पे नहीं कर सकते। और वहां लोग आज भी कहते हैं, और आपको मालूम है कि नैनीताल की तराई में ये चोरी आज भी हो रही है। लीसा लकड़ी बजरी, हल्द्वानी में हम्म, बजरी का जो काम है वो साल में अरबों रुपए का है, इवन टुडे। और यही हरिद्वार में भी है। हरिद्वार में भी गंगा में इलीगल माइनिंग बहुत होती है। तो योगी जी का जो एकदम जो क्लियर कमिटमेंट है, उनकी लाइन बिल्कुल तय है। वो कभी जो है शब्दों की जलेबी नहीं बनाते। ही नेवर मिन्सेस हिज वर्ड। हाँ, वो जो बोलते हैं उसके ऊपर दिल्ली में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है, उसको डाइल्यूट किया जाता है। योगी जी बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो दिल्ली में कहा जाता है नेक है तो एक है तो नेक है। तो ये ऐसा कोई उनको कंफ्यूजन नहीं है।
और ये भी आप नहीं कह सकते कि उनके कार्यकाल में 8.5 साल में कभी मुसलमान या किसी जाति के ऊपर टारगेट किया गया हो। 8.5 साल से योगी जी ने कुछ किया था बरेली में? जब मौलाना जो है जब वो आपे से बाहर हो गया, तभी तो सरकार ने एक्शन लिया। और योगी जी ने क्या कहा? मौलाना समझा था कि ये भी कोई ऐसी सरकार है और सरकार कुछ नहीं करेगी। 8.5 साल में क्या योगी जी ने बरेली में कोई कार्रवाई की? क्या कोई इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को आइडेंटिफाई किया, डेमोलिश किया? नहीं किया। जब आपने एक बेवजह आपने पानी में आग लगाने का प्रयास किया और आप स्वयं अपने प्रॉफिट की बेहुरमती कर रहे हैं। प्रॉफिट का नाम जब लिया जाता है, तो पहले बोलते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जब लिखते हैं तो उसके आगे लिखते हैं पीबीयूएच, पीस बी अपॉन हिम। आपने उसको खाली मोहम्मद बना दिया। खुद आप मुसलमान होके ये कर रहे हैं। अपने प्रॉफिट की ऐसी बेहुरमती मुसलमान कर रहा है। आप बताइए? और आप कहते हो कि वो एंटी मुस्लिम है। और उसके जवाब में इंदौर में क्या हुआ आपको पता ही होगा कि उनकी वहाँ क्या पोस्टर लगे हैं। हुँ। आई लव मोहम्मद के जवाब में। आई अब लव उसको मैं महादेव। दोहराना नहीं चाहता यहाँ पे। जी। नहीं और भी लगा है, एक और भी लगा है। महादेव के अलावा भी लगा है वहाँ पे। तो योगी जी के आने से हाँ, हाँ, नहीं के जाने से बहुत वो लगा है, लगा है, लगा है, लगा है। जी। और तो वहाँ जो तो तो योगी जी जो है और योगी भी जी में और एक बात और है, सेकुलरिज्म के नाम पर जितने हिंदू हैं, वो जो जे साई दीपक कहता है कि सब के सब जो है प्रोटेस्टेंट हिंदू हो गए हैं। हमें आई डोंट गो टू टेंपल एंड आई डोंट अप्लाई तिलक एंड आई डोंट वियर जनेऊ और मैं किसी रिचुअल को नहीं मानता, मैं कर्म कांड नहीं करता, बस केवल मुझे आगे बढ़ना है। तो हम सारे के सारे जो हम लोग जो हैं ब्रह्म समाज वाले प्रोटेस्टेंट हिंदू हो गए हैं, बस केवल नाम के हिंदू हैं। तो योगी जी सारे गैप को फिल कर रहे हैं। और एक मुख्यमंत्री का भगवा वस्त्रों में वो अब तक 100 बार से ज्यादा जा चुके हैं काशी, 100 बार से ज्यादा वो जा चुके हैं अयोध्या और जिस भी जिले में जाते हैं वो पहले उस जिले के प्रमुख मंदिर में अवश्य जाते हैं। तो वो जो सांस्कृतिक जो एक धारा थी, जो अविरल धारा थी, जो एक साल में टूट गई थी, उसको बहाल करना आसान काम है क्या? ये काम योगी जी कर रहे हैं। अभी बीजेपी की सरकार बनने दीजिए, जो देवघर का जो आपका जो मंदिर है झारखंड में, आज की तारीख में जो 12 मंदिर हैं, सबसे बुरी हालत तो वही मंदिर है। ज जो है देवघर का। और ज़रा देख लीजिए क्या हाल है काशी में, जो बाराबंकी में लोधेश्वर महादेव का मंदिर था, कितनी शानदार जगह बनती जा रही है, वहाँ बहुत काम हो रहा है। तो योगी जी जो है तो मैं मानता हूँ कि ही रिप्रेजेंट्स कल्चरल रेनेसां इन इंडिया नॉट ओनली इन यूपी। अच्छा एक बात और समाप्त करने से पूर्व, ये जो मायावती की जो रैली हुई है, इसका क्या संदेश है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में? सर इसका संदेश ये है कि जो हमारे भाई साहब जो हैं 37 सीटें पा करके जो आराम से लेटे हुए थे, उनकी उनकी कमर में दर्द होना शुरू हो गया है। वो कह रहे हैं ये बड़ा गज़ब हुआ। बहन जी ने के ऊपर चारों तरफ से ये हमले कराए जा रहे हैं कि ये काम तो बीजेपी के लिए वो कर रही हैं। और ये तो बीजेपी की बी टीम हो गई है। अब बहन जी के ऊपर बीजेपी की बी टीम का हमला पिछले 30 साल से हो रहा है। हुँ। और उन्होंने अगर और अगर उनका वोट शेयर 15 से 18% हो गया अगले विधानसभा चुनाव में, मुस्लिम आए चाहे ना आए, तो समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है वो ध्वस्त हो जाएगा। इसका सीधा आंसर ये पड़ेगा। पीडीए इनका ध्वस्त हो जाएगा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अब आपको दिखाई नहीं पड़ेगा अगले विधानसभा चुनाव में। और समाजवादी पार्टी में तैयारियां शुरू हो गई हैं। भाई हर जिले में जाओ, हर विधानसभा सीट में जाओ और समाजवादी पार्टी सरकार जो उपलब्धियां हैं उनको बताओ। अब बहन जी ने अपनी रैली में बताया कि कासगंज का नाम मैंने कांशीराम रखा था, उसको आपने हटा दिया। मैंने लखनऊ में कांशीराम यूनिवर्सिटी खोली थी लैंग्वेज की, अरबी फारसी, आपने उसमें कांशीराम का नाम हटा दिया। और ऐसे उन्होंने कम से कम 6 उदाहरण दिए। अमेठी का नाम भी ऐसे ही रखा गया था। अमेठी है, कासगंज है, हाथरस है, सब इन्होंने हटाए। हुँ। तो ये जो है समाजवादी पार्टी को बहुत झटका लगा इससे। और बाय इम्प्लीकेशन बीजेपी इज हैप्पी, दे हैव नो प्रॉब्लम।
तो इनका करेक्ट। जो सपना था कि हम सरकार बनाएँगे वो ध्वस्त हो गया अब। और बहन जी ने अपने काडर में एक नई स्फूर्ति, एक नई ऊर्जा, एक नई जान फूँक दी है। ये खबरें दिलों-दिलों से आ रही हैं। और आज़म खान क्या करेंगे? देखिए साहब, आज़म खान के बारे में खूब कहा जा रहा है, लेकिन आज़म खान के सामने केवल एक ही चुनौती है, अपने बेटे को दो 2027 में विधायक बनवाना। आज़म खान देश के ऐसे वाहिद नेता हैं, जो सपरिवार जेल गए थे। पत्नी भी गई थी, बेटा भी गया था, खुद भी गए थे। और उनके बेटे को इस बात का शर्फ हासिल है कि वो यूपी विधानसभा की मेंबरशिप से 2 बार डिस्क्वालीफाई हुआ है, अब्दुल्ला आज़म। तो वो बेटा यंग है अभी 30-32 इयर्स की एज है, उसको दोबारा विधायक बनवाना ही उनके सामने चुनौती है। और दूसरे जो आपका नदवी साहब जो मौलाना पार्लियामेंट स्ट्रीट की मस्जिद के इमाम हैं, जो रामपुर से एमपी बन गए हैं, वो उनके आँगन में जो उन्होंने खंभा गाड़ दिया है, उस खंभे को उखाड़ना भी उनके लिए चुनौती है। उन्होंने यहाँ तक कहा है, "मैं बहुत जाहिल आदमी हूँ, मैं रामपुर के एमपी का नाम नहीं जानता।" और वैसे भी वो अब 77-78 इयर्स के हो गए हैं और अगले लोकसभा चुनाव जब होगा 2029 में तो ही विल नॉट बी द क्लेमेंट। तो अब उनके सामने केवल अपने बेटे का पॉलिटिकल भविष्य को एन्श्योर करना और रामपुर में जो उनकी राजनीतिक ज़मीन है, उसको बचाए रखना, अपने पास रखना। जो नदवी साहब आ गए हैं, वहाँ से एमपी हैं, 29 में वहाँ से उनको नहीं लड़ने देना है। बस यही चुनौती है उनकी और बाकी ये सब बेकार की स्पेकुलेशन है कि वो बीएसपी में जा रहे हैं, वो कांग्रेस में जा रहे हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। वो जहाँ हैं वहीं रहेंगे, अपनी रामपुर की अपनी ज़मीन को बचाएँगे और अपने बेटे को विधायक बनवाएँगे बस और उनके सामने इससे अलावा कोई उनका एजेंडा नहीं है। और तीसरी बात ये है, अब वो कभी योगी जी का, मोदी जी का नाम नहीं लेंगे। योगी की तो तारीफ़ कर रहे हैं। अब वो नाम नहीं लेंगे और कल यूपी गवर्नमेंट ने जो उनकी वाइफ प्लस सिक्योरिटी बहाल कर दी। हुँ, तो उनके घर में जो है फ़ोर्स तैनात हो गई हुँ। है। हाँ, चलिए बहुत अच्छा। उ तो आइए उनकी आज की फ़ोर्स चर्चा को अब ये है। यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।